नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश में लॉकडाउन 4 चल रहा है। लॉकडाउन 1, 2, 3 में हमने देखा कि बेहद सख्ती के साथ चीजों को लागू किया गया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई। लेकिन लॉकडाउन 4 में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, बड़ी छूट लॉकडाउन 4 में दी गई है और कोशिश यह की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, लेकिन देश में जीवन को धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए। इस सब के बीच में राजनीति भी फिर से उसी ढर्रे पर आ गई है जिस ढर्रे पर वो इस कोरोना संकट से पहले थी। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि खासकर उत्तर भारत में, वैसे तो ये तस्वीरें देश के सभी हिस्सों से आई, लेकिन खासकर उत्तर भारत में बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर भाई, हमारे प्रवासी श्रमिक वर्ग सड़कों पर पैदल चलते देखे गए। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बसों के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। आज हम इन सारे मसलों पर बातचीत करेंगे। आज आरबीआई ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरबीआई गवर्नर ने आज बड़े ऐलान किए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान आरबीआई की तरफ से लगाया गया है। कुल मिलाकर कोरोना संकट की वजह से दूसरे क्षेत्र ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले तो प्रमोद जी, हम इस कोरोना काल को लेकर, इस कोरोना संकट को लेकर एक ओवरव्यू आपका जानना चाहते हैं, जिससे कि हम समझ पाए कि दरअसल आप जैसा एक वरिष्ठ नेता क्या विजन, क्या सोच रखता है, इससे पहले कि हम बाकी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करें। इस कोरोना काल, इस कोरोना संकट को लेकर अब आप किस नजरिए से देख और सोच रहे हैं? क्या क्या चुनौतियां आप मानते हैं आने वाले वक्त में? प्रमोद जी। रघुनंदन जी, राजीव जी, मैं एक बहुत ही विनम्रता से, क्योंकि बहुत सी जो बातें आप लोग कहते हैं, बहुत से वैज्ञानिक मित्र हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, इन सब से बात करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जी कि कोरोना चीन से चला, दूसरे देशों में गया, यूरोप, अमेरिका, और फिर वहीं कहीं बाहर से भारत तक आया। ये कोई ऐसा वायरस नहीं था जो चीन से सीधे हमको सड़क के रास्ते, जमीन के रास्ते मिला। ये विदेश से चल के आया। थोड़ी सी चूक हमसे हो गई। एयरपोर्ट्स पे हम जब चीन में था थोड़ी सतर्कता रखते तो शायद हम इससे बच सकते, पर कहीं चूक हुई। मैं तो बहुत बड़ा कारण मानता हूँ कि हमें एयरपोर्ट पहले बंद कर देना चाहिए था। लॉकडाउन तो बाद में करते, पर एयरपोर्ट पहले बंद कर देने चाहिए थे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकनी चाहिए थी हमको जी। वहां थोड़ी सी गलती हुई। फिर उसके बाद ये जो कुछ एक दो कार्यक्रम हुए, चाहे तबलीगी जमात का हो, चाहे ये नमस्ते ट्रम्प हो, इन दोनों में पूरी लापरवाही हुई हमारी तरफ से। नमस्ते ट्रम्प में ट्रम्प साहब आए, स्वागत उनका, आए, दिल्ली गए, चले गए, परंतु उनके साथ जो 4-5 हजार लोग इसके कवरेज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आए, मुंबई, अहमदाबाद जी। अब देखिए, मुंबई और अहमदाबाद संभाले नहीं, संभल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। वहां से ये थोड़ा फैला। कोरोना में कुछ खराबी जो है सबसे बड़ी ये है कि अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना की सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमारे पास कोई दवा नहीं है। लेकिन एक ही अच्छी बात है कि ये किसी जानवर से या किसी मच्छर से, चूहे से नहीं आता, बल्कि संपर्क से आता है जी। तो इसे अगर हम इस चेन को रोक सकें, संपर्क से रोक सकें, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, तो शायद इसका मुकाबला हम कर सकते हैं। तो दुर्भाग्य कि पिछले 15-20 दिन से जो आपका चैनल दिखा रहा है और जो हम लोग देख रहे हैं, मैं बहुत डरा हूँ, बहुत डरा हूँ। जिस तरह से विस्थापित मजदूर
जिनको ट्रेन और हम बस मुहैया नहीं करा पाए, जिनको सही बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मेरी अपनी राय है जो मैंने अपने मित्रों से जानी साझा की है जी जी कि लॉकडाउन के पहले 1 सप्ताह का समय देना चाहिए था। मैं फिर से दोहराता हूं, 1 सप्ताह का समय देना चाहिए था कि जो देश के जिस हिस्से में है, जहां जाना चाहे, पहुंचना चाहे, वो चला जाए। हमारे श्रीलंका ने किया, बांग्लादेश ने किया, ताइवान ने किया, तमाम देशों ने किया और वहां वो सफल रहे। इस मामले में बांग्लादेश तो हमसे मिली हुई सीमा है, पर हमने ताबड़तोड़ पहले एक दिन घंटी बजवा दी, दिन भर का कर्फ्यू रखा, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने 8:30 बजे सीधे घोषणा कर दी कि 12 बजे के बाद जो जहां रहे। वो भूल गए कि इस देश में 21 दिन के लिए गरीब मजदूर और किसान के पास कमाने को नहीं होता, खाने को नहीं होता। वो ये भूल गए कि तमाम छात्र हमारे हैं, वो ये भूल गए कि बहुत सी बारातें जाके फंसी हुई हैं, वो कैसे आएंगी। वो ये शायद मेरे दिमाग में, मुझे लगता है कहीं उनके दिमाग में ये नहीं रहा कि जो कहीं गया होगा वो कैसे लौटेगा। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूँ 3 जगह गलतियां हमसे हुई। एक, हमें एयरपोर्ट पहले बंद कर देना चाहिए था इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। ठीक है। दूसरा, नमस्ते ट्रंप या तबलीगी कार्यक्रम जो हुआ, इससे बचना चाहिए था। और तीसरा, 21 दिन का ये लॉकडाउन लेने के पहले 1 सप्ताह का समय देना चाहिए था, जिसको जहां जाना है। ठीक। अब प्रमोद जी देखिए, आप जैसे वरिष्ठ नेता का विचार, प्रमोद जी आप जैसे वरिष्ठ नेता का विचार, उसकी टिप्पणी, उसका विजन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ये समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई नई चीज हमें सुनने को मिले। ये ठीक है कि आप ये बता रहे हैं कि 3 जगह पर चूक हुई है और उनको विस्तार से आपने वर्णित भी किया, हालांकि अलग तर्क भी हैं और वो तर्क ये हैं कि चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार हो, यहाँ तक कि पंजाब जहाँ आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, उन्होंने लॉकडाउन पहले घोषित किया। तो ये जो वक्त देने का जहां तक मसला है, इस पर तो अलग अलग किस्म की टिप्पणियां हैं। हमने ये देखा कि लॉकडाउन के बावजूद आज आप भी ये मानते हैं कि 1 लाख के पार भारत में संक्रमितों की संख्या चली गई है। आप चूक का जिक्र कर रहे हैं, हम जरा इस मौजूदा वक्त में आना चाहते हैं। प्रमोद सर, हमें ये बताइए प्रमोद जी कि ये जो बसों वाला मसला था, हम जरा उत्तर प्रदेश के विषय पर आना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की नीयत कैसी थी, अच्छी थी या राजनीति करने की थी, लेकिन आरोप यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस कोरोना संकट के काल में भी बसों और मजदूरों के जरिए राजनीति करके एक चूक कर गई है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह समय राजनीति करने का, सियासत करने का बिल्कुल नहीं है। क्या विपक्षी, खासतौर से जो सत्ता पक्ष है, जो इस तरह के आरोप लगा रहा है, उससे आप सहमत हैं? यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ जेल में भी डाला हुआ है। यह सब करने की आवश्यकता क्या थी प्रमोद जी? हम एक सीनियर लीडर से इसका जवाब चाहते हैं, प्लीज बोलिए। मैं चूंकि इस घटना चक्र से बहुत नजदीकी से जुड़ा हूं, मैं बेबाकी से, ईमानदारी से अपनी राय रखूंगा और मैं जो भी प्रश्न आपके होंगे, अगर आपको लगेगा तो मैं उसका आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। प्लीज बोलिए। हालात बिगड़े कहाँ? पहले 21 दिन में, शुरुआत में बस नोएडा में और गाजियाबाद में 1-2 दिन अफरा तफरी हुई, फिर 21 दिन जनता ने उसको माना, फिर 19 दिन भी जनता ने लगभग माना लॉकडाउन। पर उसके बाद मुझे लगता है मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। शायद आर्थिक स्थिति, उनके पास खाने को नहीं बचा, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, तो चले वो चल दिए गांव की ओर। क्योंकि उनका सवाल था, जब आप लोग उनसे पूछते थे कि भाई इस तरह पैदल क्यों जा रहे हो, तो वो कहते थे कि कोरोना से मरने से अच्छा है हम अपने गांव जाके मरे, भूख से मरने से अच्छा है कि हम रास्ते में मर जाए। और वो दृश्य देखे, आपने भी देखे, रेल लाइन पे शव पड़े हुए, रोटियां पड़ी हुई बगल में, सूटकेस पे सोता हुआ थका बच्चा, बैलगाड़ी जिसमें बैठा परिवार, एक तरफ बैल दूसरी तरफ वो, तो ये हालात थे। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ना टूटने वाला, मैं तो मेरे हर जिले में परिचित है, मैं लगातार संपर्क में था, बहुत करीब से जुड़ा था, न टूटने वाला कारवा चला रहा था, पैदल, साइकिल से, 3 व्हीलर से, टेम्पो करीब 4000 या 5000 आ गए हैं,
उत्तर प्रदेश में, उस समय हालात जब बेकाबू हो गए और माफ कीजिएगा सब कुछ हम लोगों ने, आप लोगों ने जो दिखाया वही देखा, तो उस समय मानवीय दृष्टिकोण से 16 मई को, मैं ये बात कर रहा हूँ जो अंतिम लगभग जो 18 से शुरू हुआ, 16 मई को जब हालात बेकाबू थे 3-4 दिन से, तो मानवीय आधार पर, मैं आपसे सौगंध पूर्वक कहता हूँ, मानवीय आधार पे आदरणीय प्रियंका जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, हमें उसमें कोई इतराज नहीं, पर ये लगता है कि कुछ लोग ज्यादा बढ़ गए तो हम भी कुछ इसमें सहयोग करें। और उन्होंने 1000 बसें कहा हम भी लगा देते हैं, और अगर ये एक दिन में चलती रहेंगी तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि हम भी लाखों लोगों को गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचा देते। बहुत ईमानदारी के साथ लिखित रूप से हमने एक चिट्ठी दी मुख्यमंत्री कार्यालय को। मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 या 2 दिन जवाब नहीं आया, फिर जवाब आया कि आप सुबह हमको 1000 बस दे दी। हमने कहा ठीक है, 1000 बस की सूची उन्होंने मांगी, कि हमने सूची उनको दे दी। सूची देने के बाद ही सारे खेल शुरू हुए। हमसे कहा गया आप बस ले आइए, हमने लाके 1049 बसों की सूची दी, ये मैं बताता हूँ आपको, 1049 बसों की, और 1000 से ज्यादा बसें हमने नगला में खड़ी कर दी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे। अब यहाँ से एक सूची आती है कि साहब सिर्फ इसमें 889 बसें ऐसी जिनकी फिटनेस है, उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है, इस समय फिटनेस देखी जा रही है। हमने कहा ठीक है, आप इन 889 बसों से काम शुरू कर लीजिए, इनको इस्तेमाल करिए, हम जो बाकी बची है हम 200 बस आपको और दिए देते, तो आपका 1000 हमने कहा 1000 से ज्यादा हो जाए। अब फिर उसके बाद दूसरी सूची आ रही कि साहब इसमें टेम्पो है, 3 व्हीलर हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खूब जम के ये आरोप लगे। नहीं, मैं फिर सौगंध पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, हमारे ये लल्लू जी जो गिरफ्तार हुए प्रदेश अध्यक्ष, ये जुबेर साहब, विवेक बंसल जी और तीसरे हमारे चौधरी साहब, 3 AICC के सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष, 4 को हमने भेजा कि हम बस, जब उन्होंने कहा कि आप दीजिए हम लेंगे इसको, बस को एक बस को हैंडओवर करने के लिए वो सीमा पर पहुंच गए। अरे भाई, जब हम तुमको देते तो देख लेते उसमें हम तुमको एम्बुलेंस पकड़ा रहे हैं कि 2 व्हीलर पकड़ा रहे हैं कि बस पकड़ा रहे हैं, आपको उनको लेना चाहिए था। अब यही कुछ क्या हुआ, लगा कि अरे हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और 1000 बस इनकी लग जाएंगी, तो फिर तो ये हो जाएगा कि जैसे श्रेय इनको मिल जाएगा। और मैं बताऊं जो मुझे इंटरनल मालूम है सरकार की, कि उन्होंने ये चुनौती 1000 बस की इसलिए दी थी कि कांग्रेस के बूते का है नहीं, ये दे नहीं पाए। पर जब 1000 बसें हमने खड़ी कर दी तो उन्होंने रणनीति बदली, उन्होंने हमारी बसों की फिटनेस सोचनी शुरू कर दी। आपको बताऊं, आप ही के चैनल के 2-3 मित्र चैनलों ने, मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ, प्रदेश का परिवहन मंत्री, जो बसें चल नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की, आधी से ज्यादा को सर्वे किया तो फिटनेस उनकी गड़बड़। ये सवाल फिटनेस का नहीं, आपकी बसें बच्चों को लेने गई छात्र, हमने उनकी फिटनेस चेक कराई। अरे आपातकाल में जो साधन मिले उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर भाई 100 बसें नहीं ठीक थी तो भैया 900 ठीक थी ना, 900 ले लो, 800 ले लो। प्रमोद जी, ये तर्क खूब दिया गया, ये तर्क खूब दिया गया। सत्ता पक्ष से बार बार ये सवाल पूछा गया कि भाई 400 चल सकती हैं, 500 चल सकती हैं, 600 चल सकती हैं, कम से कम उन बसों को आप ले लीजिए और हमारे श्रमिक और मजदूर भाई जो पैदल चल रहे हैं उनको उनके गंतव्य, उनके घर गांव तक पहुंचाने में सहयोग आप लीजिए, क्योंकि आपने अनुमति दी है। उनकी तरफ से जो तर्क आया, और जो तर्क प्रथम दृष्टया सुनने में ठीक भी लगता है, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि मैं सौगंध खाकर यह बात कह रहा हूं, इसलिए मैं ये सवाल रखना चाह रहा हूं। जो नियत है उसे कटघरे में खड़ा किया गया कांग्रेस पार्टी की, यह कहा गया, और जो सुनने में ठीक भी लगता है, आप उत्तर करिएगा, वो ये कि साहब अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है जहां मजदूरों को लाना ले जाना है। संख्या देकर बताया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, कि साहब राजस्थान के जयपुर में 10,000 मजदूर फंसे हुए हैं, वो घर जाना चाहते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हैं, कुछ बिहार के हैं, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां हमारे उन श्रमिक और मजदूर भाइयों को लाने ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है, केवल दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में है। यही तर्क पंजाब को लेकर दिया गया,
और सवाल भी बड़ा स्वाभाविक है, उसका आप उत्तर करेंगे अच्छा लगेगा कि क्यों सारी दिलचस्पी केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, क्यों नहीं राजस्थान, यहां तक कि महाराष्ट्र जहां आपके सहयोग से सरकार चल रही है, और राजस्थान, पंजाब, यहां बसें चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या वहां की सरकारों ने नहीं की? इसका उत्तर दीजिए, फिर हम और दूसरे बहुत मसलों पर बात करना चाहते हैं। आज तो आरबीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम जरा आर्थिक मोर्चे पर भी आपकी टिप्पणी चाहते हैं। बोलिए, प्लीज बोलिए। 1 मिनट में आप समझ लेंगे। बोलिए। ये पहल किसकी है? प्रियंका गांधी जी की। मैंने बताया तो शुरू में ना, प्रियंका गांधी जी ने ये किया। प्रियंका गांधी जी प्रभारी महासचिव है उत्तर प्रदेश की। तो प्रियंका गांधी जी कैसे पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के बारे में कैसे बात कर सकती है, और मैं कैसे उस बारे में आपको संतुष्ट कर सकता हूँ? वहां के राज्य सरकारें, वहां की कांग्रेस, वहां के महामंत्री करेंगे। ये बसों का 1000 जो ऑफर आया था, ये एक महिला की तरफ, एक इंदिरा गांधी की पोती की तरफ से, एक प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से, मानवीय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के लिए था कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है वो कैसे ऑफर करेगा पंजाब को, वो कैसे ऑफर करेगा महाराष्ट्र को, वो कैसे ऑफर करेगा बिहार को? तो ये जो पहल आई थी 16 तारीख को, वो जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इंचार्ज उत्तर प्रदेश की थी। तो हम उत्तर प्रदेश की तरफ से पहल कर रहे हैं और हमसे सवाल रखा जा रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश। प्रमोद जी, एक काउंटर सवाल। प्रमोद जी, एक काउंटर सवाल। देखिए, जो आरोप लगा पिछले एक हफ्ते में, जो पूरी राजनीति हुई, सवाल ये, प्रमोद जी, सवाल ये कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में शुमार हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बसेस उत्तर प्रदेश में चलने के लिए लाई गई वो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें थी, राजस्थान सरकार की बसें थी। अब ये बड़ा विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि प्रभारी उत्तर प्रदेश की हैं, लिहाजा वो उत्तर प्रदेश में पहल कर सकती हैं, जिनके कहने पर राजस्थान की सरकार बसों को भेज देती है। क्या अपने ऐसे पार्टी के महासचिव की बात सरकार नहीं मानेगी क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। ये सही है कि वो उत्तर प्रदेश की भी प्रभारी है, लेकिन वो राजस्थान की सरकार को भी या पंजाब की सरकार को भी ये कह सकती हैं। प्रियंका गांधी की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या, ये किसी से छिपी हुई तो है नहीं कि भाई पंजाब में भी बसें चलाइए, राजस्थान में भी चलाइए, महाराष्ट्र में भी चलाइए, और हम उत्तर प्रदेश में भी चला रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई चूक हुई कि एक व्यापकता बरतनी चाहिए थी, यूपी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिसका जो कार्य है, यहाँ पर प्रियंका गांधी जी यूपी की इंचार्ज है, वो देखें, अविनाश पांडे जी राजस्थान के इंचार्ज है, वो देखें, पंजाब की हमारी प्रभारी अलग है, पुनिया जी छत्तीसगढ़ के हैं, ये सारे महामंत्री अपने अपने यहाँ देखें। जिससे जो सवाल करना है संगठन के स्तर पे इनसे किया जाए। पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया। तो और फिर आप और हम इस बात पे तो सहमत होंगे, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी संख्या अगर प्रवासी मजदूरों की कहीं है तो उत्तर प्रदेश और बिहार। यही दो राज्य के मजदूर शायद गरीबी की वजह से, शायद कुछ परेशानियों की वजह से पूरे इसको मिक्सअप आप नहीं कर सकते। ये एक जनरल सेक्रेटरी का एक्ट है। दूसरा, आपको एक चीज बताने शायद नई अगर जानकारी हो जी, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो बसें लगाई उसके लिए राजस्थान के परिवहन निगम को प्रति बस किराया दिया, और किराया दे के हमने लिया है। पंजाब में तो वो तो पंजाब अपने पास उनके साधन है दे। यहाँ पर चूंकि एक प्रभारी महासचिव, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, प्रियंका गांधी की पहल थी, तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए कर सकती थी, वो देश के दूसरे राज्यों में कैसे कर सकती? हाँ, जहाँ तक सोनिया जी का सवाल, सोनिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर प्रांत में कर सकती थी, और वो लगातार मॉनिटर कर रही है हर प्रदेश के बारे में, संगठन से कह रही हैं कि भाई अपने अपने प्रदेश में आप काम करिए। हम इस मामले में मैं सलूट करूंगा प्रियंका गांधी को कि उन्होंने अच्छा बड़ा काम किया। हम विपक्ष में, विपक्ष में भी हमारी संख्या बहुत नहीं है, हम यहाँ पे चौथे नंबर पे हैं, उसके बाद भी 7 MLA टोटल जीत के आए थे, फिर भी
हमने यहाँ 1000 बसें अगर दी हैं तो प्रियंका जी की वजह से दी हैं। दूसरी फिर मैं कह दूं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय नहीं, ये प्रभारी महामंत्री प्रियंका गांधी का निर्णय था और वो एक सटीक सही अच्छा प्रमोद जी, थोड़ा सा आगे की बात और सर, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सर थोड़ा आगे की बात। हालांकि जितना तजुर्बा राजनीति में आपको है, 10 बार आप चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि आप रहे हैं, राज्य मंत्री 2 बार रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। समय थोड़ा कम पड़ जाता है, हम बहुत विस्तार से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि लिमिटेड समय में समय की बड़ी सीमा होती है। ये सवाल वैसे इस वक्त थोड़ा उचित नहीं होगा, आपको सुनने में अटपटा भी लग सकता है, लेकिन चूंकि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन को आपने एक दिशा देने का काम एक वक्त में किया है, अभी भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हमें बताइए कि क्या इससे कोई रिवाइवल, चूंकि आरोप बार बार ये लग रहा है कि साहब सियासत की, मजदूरों के पीछे छिपकर, बसों के पीछे छिपकर, ये ओछी राजनीति, ये वैसी राजनीति, लेकिन राजनीति कितनी बेरहम होती है हम और आप जानते हैं। किसी तरह का कोई रिवाइवल देख रहे हैं क्या आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इस पूरी घटना से या इस तरह की घटनाओं से कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में? मेहरबानी करके जो एक मानवीय कदम हमारा है, जो पूरी तरीके से एक जन सेवा है, उसको हम राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, राजनीति के आईने से नहीं देख रहे हैं। और शायद जो लोग राजनीति के आईने से, राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें ही हमारी 1000 खड़ी हुई सीमा पर बसें, कहीं ट्रैक्टर नजर आ रही हैं, कहीं एम्बुलेंस नजर आ रही हैं, कहीं 2 व्हीलर नजर आ रही हैं। वो समझ ही नहीं सकते, उनकी जहनियत ही नहीं है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, सांप्रदायिकता करते हो, वो हमारे इस मानवीय दृष्टिकोण को समझ सकें। प्रियंका गांधी को जो करीब से जानता है, नजदीक से जानता है, वो बहुत सी बातों पर बहुतों से अलग हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, इसका हमारा चुनाव से कोई नाता नहीं है। ये मौजूदा पैरों में पड़े हुए मजदूरों के छाले, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मजदूरों के लिए एक मानवीय सेवा भाव से उठाई गई कदम था। और एक बस जो हमने राजस्थान से ली, उसमें सिर्फ परिवहन निगम की बसें नहीं है, प्राइवेट बसें। और एक चीज अपने अनुभव से मैं कहता हूँ, इस समय बसें सबसे सस्ती मिल रही है, आपको बता दूं, किराए पे। इसका कारण क्या है? इस समय सार्वजनिक परिवहन रुका हुआ है, सारी बसों के पहिए जाम, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह लोग नहीं दे पा रहे हैं। और अगर उनको हमने बसें खरीदी उनसे किराए पे, तो वो बहुत खुश हैं कि उनको कम से कम कुछ पैसा मिल रहा है। और मैं आपसे कहता हूं कि जब इन्होंने 1000 का मांगा था, 1049 थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने 1000 बसें वहां खरीदी, और जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी 889 ठीक है, 200 बसें हमारे नेतागण लेकर चले आए। कहां से? मुजफ्फरनगर से, मेरठ से। बसें इफरात है समय। अब देखिए प्रमोद जी, अब देश, सारी स्कूलों की बसें खड़ी, सारी संस्थाओं की बसें खड़ी। प्रमोद जी, अब देश के सियासत के इस चरित्र की वजह से हुआ ये, इस संकट के दौर में भी सर आपने देखा, अब चाहे जो जिस पर आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बनी कि हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो पैदल का पैदल ही रह गया, और वो पैदल ही घर जाने को मजबूर रह गया। सरकार ने तमाम इंतजाम किए, आप लोगों ने कोशिश की, पता नहीं वो कितने कामयाब हुए, सरकार के अपने दावे हैं। हम एक आगे सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई वरिष्ठ लोगों से बातचीत की, कई इकोनॉमिस्ट से बातचीत की। आज आरबीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमोद जी, और ये कहा कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो निगेटिव रह सकती है। बाकी बहुत सारे ऐलान उन्होंने किए, रेपो रेट वगैरह वगैरह उन्होंने घटाया। हमें ही बताइए कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आर्थिक मोर्चे पर आप किस तरह की चुनौतियों को देख रहे हैं, और क्या सुझाव सरकार को करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? आज जो भी आर्थिक जानकार रखने वाला कोई भी इंसान होगा, तो जरूरी नहीं कि उसका बहुत विशद ज्ञान हो। आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव जा सकती है, किसी देश के लिए शुभ संदेश नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पिछले 3-4 साल से सिलसिलेवार खराब हो रही है।
यह हमारा आंकड़ा नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दो सदस्यों ने कहा है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी 2019 में थी। ये किसी और ने नहीं कहा, ये सरकारी एजेंसियों ने माना। अगर आप मूडी वगैरह की रेटिंग इंटरनेशनल देखें और उनकी बात करें तो सब आजकल कहीं भी गूगल पे दवाइयां मिल जाएगी कि हम इस समय एक भयंकर भारतवर्ष आर्थिक संकट में है। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत क्या होगी। और तो छोड़िए, मुझे शर्म आती है, जिस बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने पैदा किया, आज का मुझे नहीं मालूम, हमारा 1 रुपए उनका 1 टका हमारे 1 रुपए 17 पैसे के बराबर हो गया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अमेरिका से कहूँ कि प्रधानमंत्री की उम्र पार कर गया, जो शिकायत थी मोदी जी को, तो दूर की बात होगी। तो अभी पैदा हुआ देश है। जी। और उसकी आर्थिक स्थिति और भौगोलिकता हमारी इकलौती खासियत है, वो हमसे आगे निकल गया। अच्छा, फिर मेरा जो सुझाव आपने मांगा है, मैं तो पूरी तरह भैया सहमत हूँ। नोबेल जो दोनों आए थे, रघुराम राजन जी पुराने रिजर्व बैंक गवर्नर, और ये हमारे जो नोबेल विजेता थे जिनसे राहुल जी ने बात की, देखिए करना अभिजीत क्या बनर्जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बनर्जी जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ करना क्या पड़ेगा। मैं 1 मिनट में सिस्टम बता दूं। प्लीज बोलिए। प्रोडक्शन से मत शुरू करिए, शुरू कीजिए क्रय करने वाले। आज तो हालात बहुत बड़े समुदाय हैं जिसके पास 2 जून का पेट भरने को राशन नहीं, उसकी क्रय शक्ति नहीं बची। तो आज करना पड़ेगा कि पहले चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और याद रखिएगा सबसे बड़ी तादाद बेरोजगार नौजवान की, जिसका जिक्र मैंने किया 2019 में जो सर्वाधिक हो गई है, उसके जेब में कुछ आपको नगद डालना पड़ेगा। कैश आप उसको दीजिए, उसकी क्रय शक्ति बढ़ाइए। जब वो सामान खरीदेगा, तो जब सामान खरीदेगा मांग होगी, डिमांड होगी, तो जनरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तब माल बनेगा। और जब माल बनेगा, फैक्ट्रियां चलेंगी, तो रोजगार आएगा, देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो मैं बेसिक चीज ये मानता हूँ कि आज लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, कैश लोगों के हाथ में देने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, फिर बगैर राजनीति किए हुए, आप 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हो, जिस पैकेज का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे मोदी जी। 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हो और दुनिया भर के अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये तो सच पूछिए तो 1% जीडीपी का है, और आप क्लेम करते हो 10%, 1% भी नहीं, 0.65%। तो कम से कम अब राष्ट्र के सामने सही बोला जाए, सही तस्वीर रखी जाए, वास्तविकता का सामना किया जाए। बहुत हो गया 15 लाख। प्रमोद जी, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर बजाय प्रोडक्शन के, प्रमोद जी आर्थिक मोर्चे पर आपका सजेशन ये कि बजाय प्रोडक्शन के डिमांड के फ्रंट पर काम किया जाए, डिमांड को क्रिएट किया जाए, और जो बेसिक फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का अगर उसे लागू किया जाएगा तो स्थिति काफी कुछ सुधरनी शुरू हो जाएगी। विषय बहुत सारे हैं सर, प्रमोद जी, बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, लिहाजा हमें कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, समय निकालने के लिए, प्राइम न्यूज के सवालों के जवाब देने के लिए। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हालिया जो राजनीति हुई बसों के मुद्दे पर, या फिर देश आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियां जूझ रहा है, झेल रहा है, उनसे कैसे बाहर निकला जाए, इन सारे सवालों के उत्तर दे रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।